फ्रेंड आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे। इससे जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। आप देख लीजिए, इसमें देखिए न्यूमेरिकल किस तरह से पूछा जा रहा है। सारे न्यूमेरिकल को हम लिए हैं, ठीक है। बस दोस्तों वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। अच्छा लगेगा तो कमेंट करके ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों जो हमारा अपवर्तनांक होता है, इसका जो फार्मूला होता है मेन रूप से क्या होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग, ठीक है। निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग, या वेग के अलावा ये तरंग दैर्घ्य भी दे सकता है, ठीक है। निर्वात में हम तरंग दैर्घ्य कह सकते हैं, माध्यम में तरंग दैर्घ्य कर सकते हैं, लेकिन तरंग दैर्घ्य से क्वेश्चन नहीं आ रहा, सिर्फ यही पूछा जा रहा है निर्वात में प्रकाश का वेग बटे क्या होगा, माध्यम में प्रकाश का वेग। यानी अपवर्तनांक से हमें क्या पता चलता है, यानी जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होगा वह उतना क्या होगा, सघन होगा, ठीक है। अपवर्तनांक अधिक होने पर माध्यम क्या होगा, उतना सघन होगा। अपवर्तनांक कम होने पर माध्यम क्या होगा, विरल होगा। यानी जिसका अपवर्तनांक जितना होगा वो उतना क्या होगा, सघन होगा। अब देखिए, जिसमें अगर सघन होगा तो उसमें कण क्या होंगे, बहुत बहुत पास में होंगे, ठीक है। अगर कोई माध्यम ज़्यादा सघन है यानी उसमें जो कण होंगे वो क्या होंगे, बहुत पास होंगे। तो जब वहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी, कण जब पास में होंगे उसको ज़्यादा टकरा के जाना पड़ेगा, और जब ज़्यादा टकरा के जाना पड़ेगा तो वहाँ प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। ध्यान रखिएगा, अगर माध्यम ज़्यादा सघन है तो जो प्रकाश की कण है, प्रकाश होता है वो वहाँ के माध्यम के कण से टकरा के जाएगा तो वहाँ पर चाल क्या होगी, कम होगी। अगर कोई माध्यम विरल है मतलब वहाँ कण क्या होंगे, बहुत कम होंगे, ठीक है। और जब बहुत कम होंगे तो वहाँ प्रकाश की किरण को बहुत कम टकराएगी, ठीक है। तो वहाँ पर प्रकाश की चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी। देखिए, इसी से कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कल के शिफ्ट में पूछा था, दूसरे शिफ्ट में, ठीक है। उसको भी हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, जो हमारा प्रकाश अभी पढ़ेंगे, जो अपवर्तनांक होता है वो प्रकाश की चाल बटे क्या होता है, माध्यम की चाल। और प्रकाश की चाल याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर हम प्रकाश की चाल को कांस्टेंट मान ले तो जो हमारा n होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके वेग पे, ठीक है। यानी हमारा जो अपवर्तनांक होगा वो माध्यम के वेग पर निर्भर करेगा। और कैसे करेगा, ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। कैसे होगा, व्युत्क्रम नहीं, उल्टा होगा। यानी जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसका वेग क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर अभी देखे हैं, ठीक है। यानी जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वो क्या होगा, ज़्यादा सघन होगा। जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वो ज़्यादा सघन होगा, और जो ज़्यादा सघन होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। तो वही चीज़ है कि जिसमें अपवर्तनांक अधिक होता है उसकी प्रकाश चाल क्या होती है, कम होती है। उसकी प्रकाश चाल क्या होती है, कम होती है। और जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसकी प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। यानी हम कह सकेंगे कि अपवर्तनांक अधिक होगा, ठीक है। अपवर्तनांक जब हमारा क्या होगा, अधिक होगा तो उसमें वेग क्या होगा, कम होगा। अपवर्तनांक कम है तो वेग क्या होगा, अधिक होगा। दोस्तों कुछ अपवर्तनांक यहाँ पर लिखा है, इसको आप याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पर हवा का याद कर लीजिए, ये होता है 1.008, यानी लगभग 1 के बराबर होता है। जल का 1.33, कांच का 1.5 होता है, हीरे का 242 होता है, ठीक है। 2.42 होता है। यही अगर 4 याद कर लीजिए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो हमारा अपवर्तनांक होता है उसके वेग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसका वेग क्या होगा, कम होगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन को चलिए देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि जल, कांच तथा हीरा के अपवर्तनांक क्रमशः 1.3, 1.5 तथा 2.4 है। तो इनके वेग क्रम से BA दिया है, BB दिया है और BC दिया है। यानी जल का वेग, कांच का वेग और हीरे का वेग दिया है। तो इनमें कौन सा सही होगा। अब दोस्तों यही कॉन्सेप्ट आपको समझाए हैं कि दोस्तों जिसका अपवर्तनांक, यहाँ पर देखिए n जो डिपेंड करेगा उसके माध्यम के वेग पे डिपेंड करेगा। यानी जिसका अपवर्तनांक कम होगा, ठीक है, जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसका वेग क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि उल्टा प्रभाव पड़ता है। तो यानी जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसका वेग क्या होगा, अधिक होगा, उसका वेग क्या होगा, अधिक होगा। इन तीनों में देखिए सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका कम है, 1.33। इन तीनों सबसे ज़्यादा कौन कम है, यानी जल का अपवर्तनांक कम है तो जल का वेग क्या होगा, अधिक होगा। यानी BA क्या होगा, इसका वेग क्या है, BA, यही क्या होगा, सबसे अधिक होगा। बराबर तो होगा ही नहीं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका है, 2.42। यानी जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका वेग क्या होगा, सबसे कम होगा। तो उसका क्या हो जाएगा, सबसे कम। तो इसको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, C। यानी देखिए, जिसका अपवर्तनांक सबसे कम उसका वेग सबसे अधिक। उससे ये क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसका वेग क्या होगा, थोड़े से कम हो जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा है तो इसका सबसे कम हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
ये 26 तारीख को, ठीक है, 26 तारीख को सेकंड शिफ्ट में एक सेम क्वेश्चन पूछा था। मेरा एक फ्रेंड गया था, वही क्वेश्चन हमको बताया, ठीक है। खैर उसने कर दिया सही। अगर आप नहीं कर पाए हैं तो आप देखे रहेंगे वीडियो, आप कर लेंगे, ठीक है। यदि अब देखिए अगला क्वेश्चन ऐसे आ रहा है, यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं दोस्तों, जो n होता हमारा अपवर्तनांक होता है वो प्रकाश की चाल होता है, ठीक है, प्रकाश की चाल होता है। और माध्यम की चाल हम कितना मान लेते हैं, b मान लेते हैं। अब प्रकाश की चाल को हम जानते हैं कितना होता है, 3 × 10⁸, इसको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.5 दिया है। कितना दिया है, 1.5। अब प्रकाश की जो चाल होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ और नीचे कितना हो जाएगा, b। यही तो पूछा है कांच में प्रकाश की चाल, यानी b का वैल्यू पूछा है। तो b इधर चला आएगा, और 1.5 इधर आ जाएगा। यानी जो हमारे v का वैल्यू हो जाएगा कितना होगा, 3 × 10⁸ हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 1.5। अब दशमलव हटाएंगे, इधर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 15 दूनी 30 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। जो हमारा ये कांच में प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इससे दूसरे तरह का किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों बस आपको अपवर्तनांक दिया रहेगा। अब मान लीजिए अलग अलग दे दिया है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में कांच के जगह किसी और का अपवर्तनांक दे देगा, जैसे जल का अपवर्तनांक दे देगा। तो 1.33 बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 × 10⁸, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। v का वैल्यू निकालना, यहाँ चला आएगा, यहाँ आ जाएगा, बस यहाँ दशमलव हटाएंगे, यहाँ 2 0 बढ़ जाएगा, भाग कर लीजिए, जो आएगा वहीं आंसर हो जाएगा। इसी तरह का कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले टाइप का अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि जल का अपवर्तनांक 4/3 है। अब यहाँ पर पॉइंट में ना दिया है, बटे में दे दिया है। तो जल में प्रकाश की गति होगी। तो हम जानते हैं जो हमारा अपवर्तनांक n होता है वो क्या होता है, प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर अपवर्तनांक कितना दिया है, ये हमारा दिया है 4/3 दिया। कितना दिया है, 4/3। अब प्रकाश की चाल हम जानते हैं कितना होता है, 3 × 10⁸ होता है। और ये जल में प्रकाश की गति मान लेते कितना है, b है, ठीक है भाई। जल एक तो माध्यम होगा, इसका पूछा है कि कितना वेग होगा, यही तो पूछा है। तो b का वैल्यू निकालेंगे, देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा और b इधर आएगा तो 4 इधर नीचे आ जाएगा। यानी v का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, 9 × 10⁸ और नीचे 4 आ जाएगा। अब भाग कर लीजिए, जब 4 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 होगा, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 × 5 = 20 और × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड। इसका हमारा क्या हो जाएगा, जल में प्रकाश की गति हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आइए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला है दोस्तों, इस वाले फार्मूले से पूछा स्नेल के नियम से। इसमें भी देख लीजिए, ये होता है अपवर्तन का नियम। पहला क्या होता है, अपवर्तन का नियम। एक होता परावर्तन का नियम, एक होता अपवर्तन का नियम। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अपवर्तन का नियम। तो देखिए अपवर्तन में क्या होता है, इसमें आपतित किरण, यानी जो किरणें आती है इसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और जो माध्यम से आगे निकल जाती है उसको अपवर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण में क्या होती है, परावर्तित हो जाए ऐसे होती है, लेकिन इसमें ऐसे नहीं होती है। तो जो किरणें आती है उसको आपतित किरण कहते हैं, और जो इस माध्यम से आगे निकल जाती है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं, और इस वाले को अभिलंब कहते हैं। तीनों क्या होता है, एक ही तल में होगा, यानी आपतित किरण ये वाला, ठीक है, और ये क्या होगा, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होगा, एक तल में होगा। लेकिन अगर यहीं पर परावर्तन का नियम होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक तल में। बस थोड़ा सा अंतर है, इसमें क्या होगा, आपतित किरण इसमें भी है उसमें भी। उसमें क्या होता है, परावर्तन में परावर्तित किरण होता है, अपवर्तन में अपवर्तित किरण होता है। बस इतना ही का थोड़ा सा अंतर होता है। तीनों क्या होते हैं, एक तल में होते हैं। और इसमें क्या होगा, साइन, ये आपतन कोण का साइन, ठीक है, आपतन कोण का साइन अपवर्तन कोण का साइन के अनुपात हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम एक माध्यम ले लिए हैं, देखिए यहाँ पर हमारे एक माध्यम ये है 1, और इसका एक माध्यम ये है 2, और जो ऊपर वाला माध्यम वो सघन है, और जो ये वाला है विरल है। मान लेते हैं ये वाला हमारा जो सघन माध्यम है क्या है, कांच है, क्या है, कांच है, ठीक है। और ये जो हमारा विरल माध्यम है ये मान लेते हैं हमारा जल है, ठीक है, जल मान लो या हवा मान लो, हवा क्या होगा,
विरल होता है। ठीक है, हवा का लगभग क्या होता है 1.008 होता है और कांच का कितना होता है 1.5। तो हमारा क्या होगा सघन माध्यम हो जाएगा ये विरल माध्यम। तो जब सघन माध्यम से, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, जब प्रकाश की किरणें क्या होती है सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएंगी तो ये देखिए ये अभिलंब हो तो आना तो इसको ऐसे चाहिए, लेकिन ये प्रकाश की किरणें कैसे जाती है ऐसे, तो अभिलंब से क्या हो जाती है दूर हट जाती है। यानी जब सघन से विरल में आती है, ठीक है, जब सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है दूरी बना लेती है, यानी दूर हट जाती है। इसका उल्टा भी हम कहेंगे, अगर विरल से सघन में जाएंगी, ठीक है, तो अभिलंब के क्या हो जाएगी पास में चली जाती है। ठीक है, क्या जाती है अभिलंब से। जैसे यहाँ पर देखिए जब ये आएगी, अगर विरल से जाएगी, मान लीजिए ये वाला जो माध्यम है विरल है तो ये ऐसे आती, ठीक है, तो जैसे अभिलंब है तो इसको यहाँ दूर ना होकर यहाँ पास में आ जाती। ठीक है, तो विरल से जब सघन में जाएंगी तो अभिलंब के क्या हो जाती हैं पास हो जाती है। अब यहाँ पर आपतित किरण कोण जो होगा, आपतन कोण जो होगा वो आई होगा, अपवर्तन कोण क्या होगा आर होगा। ठीक है, तो ये जो होता है साइन आई, ठीक है, अभी साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है वो हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है, इसी को हम बोलते हैं ये अपवर्तनांक भी बोलते हैं। ठीक है, भाई ध्यान दीजिएगा, अगर ये यहाँ पर I1 ले रहे हैं तो यहाँ पर ये इसका अपवर्तनांक नीचे लिया जाएगा। ठीक है, और जहाँ यहाँ पर आर वाला कोण ले रहे हैं तो इसका अपवर्तनांक ऊपर आएगा। तो इन दोनों का जो अनुपात क्या कहलाएगा ये अपवर्तनांक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा ये अपवर्तनांक कहलाएगा। यहाँ पर ऐसे भी हम लिख सकते हैं, जैसे 1 के सापेक्ष 2 है, ठीक है, तो हम ऐसे भी कहेंगे कि जो हमारा अपवर्तनांक 1 है, ठीक है, हमारा जो अपवर्तनांक 1 है और यहाँ पर अपवर्तनांक कितना है 2 है, और ये किसके बराबर है साइन आई के, और ये साइन आर के क्या है बराबर है। ठीक है, साइन आर के क्या है बराबर है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1n2, ठीक है, यानी 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक, और साइन अपान क्या हो जाएगा साइन आर। तो इससे न्यूमेरिकल पूछा गया, तो आइए न्यूमेरिकल को दोस्तों देख लेते हैं। न्यूमेरिकल यही क्वेश्चन पूछा है कि आपतन कोण 45 दिया है, अपवर्तित कोण 30 दिया है, तो अपवर्तनांक कितना होगा। तो हम जानते हैं जो हमारा अपवर्तनांक म्यू होता है दोस्तों, ये क्या होता है साइन आई अपान साइन आर होता है। ठीक है, इतना आपको पता होगा। तो जो आपतन कोण क्या होगा, ये आई का वैल्यू हो जाएगा और ये आर का वैल्यू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, यानी साइन 45 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा साइन 30 हो जाएगा। तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ जब पलटेगा ये क्या होगा पलट जाएगा, तो क्या होगा 1/√2 होगा और ये ऊपर जाएगा 2/1 होगा। तो कितना होगा 2/2 का 1 में करोगे 2 हो जाएगा, नीचे √2 होगा। क्या तो ऑप्शन इस तरह दिया होगा, नहीं तो इसको परमेयीकरण कर दो, यानी रेशनलाइज कर दो। तो √2 से ऊपर नीचे क्या करोगे गुणा करोगे। अब जब गुणा करोगे तो √2 क्या होगा √रूट हट जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना √2। यही हमारा क्या हो जाएगा अपवर्तनांक हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर कोई टॉपिक आपका तैयार नहीं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका वीडियो आज ही शाम तक बना दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।